एबीपी 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री आज भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाली यह बैठक शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में भाजपा के सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी, सभी प्रदेशों के संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री समेत तमाम बड़े नेता भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कोरोना काल के बाद यह पहली बैठक होगी जिसमें नेताओं की शारीरिक उपस्थिति होगी। केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पुडुचेरी में होने वाले चुनाव के मद्देनजर काफी अहम है। साथ ही दिल्ली सीमा पर कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के मध्य यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कृषि कानून पर लगातार विपक्षी पार्टियां, किसान संगठन सरकार को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस बैठक पर होने वाली है। चुनावी तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा संभव है। जेपी नड्डा ने अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद पिछले वर्ष अपनी नई टीम गठित की थी। इस दौरान पार्टी के संगठन कार्यों, चुनावी राज्यों में प्रचार अभियान समेत कई मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता अनिल बलूनी के अनुसार यह बैठक 5 बजे तक चलेगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक को संबोधित कर इसका शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए गृह मंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास और सशक्तिकरण के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर गृह मंत्री ने कहा, यह दिवस हमारी संस्कृति विरासत से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। हमें अपनी मातृभाषा का अधिकतम उपयोग करना चाहिए और बच्चों में अपनी संस्कृति की नींव को मजबूत करने के लिए मातृभाषा के ज्ञान संस्कार से पलिवित करना चाहिए। मातृभाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम व संस्कृति की संजीव सहावक होती है। ये व्यक्तित्व के निर्माण, विकास और उसकी सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान बनाती है। वहीं इस शुभ अवसर पर मार्च निकाला गया। इसमें कई कॉलेज, स्कूल के टीचर और छात्र शामिल हुए। कई शैक्षणिक संस्थानों ने भी मार्च में हिस्सा लिया। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षणिक सत्र 2021 से स्कूलों में 5वीं कक्षा तक अनिवार्य और राज्य चाहे तो 8वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करवा सकती है। इसके साथ ही चुनिंदा आईआईटी और एनआईटी के छात्रों को अपनी मातृभाषा में बीटेक प्रोग्राम की पढ़ाई का मौका दिया जाएगा। मेडिकल पढ़ाई भी मातृभाषा में करवाने की योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के अनुसार प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। इसका लक्ष्य दूर दराज के सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करने वाले छात्रों को आगे बढ़ाने और उसके साथ उसके माध्यम से उस भाषा को पहचान दिलाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत से कहा, वो पिछले वर्ष कॉर्पोरेट टैक्स में की गई कटौती का भरपूर लाभ उठाएं और इकोनॉमी का निर्माण करने में संपूर्ण योगदान दें। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में उद्योग जगत को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निजी क्षेत्र से पूरे जुनून के साथ खूब निवेश करने का आह्वान किया। इसके साथ ही कंपनियों को अपनी क्षमता बढ़ाने के साथ साथ बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी वित्त मंत्री ने कहा। वित्त मंत्री ने आगे कहा, जो इकोनॉमिक के लिए आवश्यक है, सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कटौती नीतियों में स्थायित्व और कारोबार को आसान बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और अब वह निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने आगे कहा, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद सरकार कंपनियों की विस्तार योजनाओं को आकार लेते देखना चाहती है। अब नीतियां साफ स्पष्ट हो रही हैं कि दरों को कम किया जा चुका है, नीतियों में स्थायित्व है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता को लगातार मजबूती प्रदान की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ दोपहर के भोजन के समय चर्चा करी। किसानों को चर्चा में शामिल होने के लिए विधानसभा में बुलाया गया था। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली सीमा पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों को लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा भारी समर्थन मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां कृषि कानून के मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं है। किसानों का प्रदर्शन गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के बाद थोड़ा धीमा पड़ गया था, जिसके बाद आगे किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद आंदोलन को एक बार फिर से गति मिली और अब किसान यहां पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं
उन्हें भी आंदोलन का हिस्सा इन महापंचायतों के जरिए बनाया जा रहा है। इस महापंचायत को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कल एक बार फिर संबोधित किया था, तो वहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भोजन के दौरान किसानों से खेती किसानी पर चर्चा करने के साथ साथ कृषि के भविष्य पर भी चर्चा की। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पार्टी शुरू से ही कृषि कानूनों के विरोध में रही है। बिल पास होने के दौरान सबसे पहले राज्यसभा में आप सांसदों ने इसका विरोध किया था। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद दिल्ली सरकार किसानों के समर्थन में लगातार खड़ी रही है। इसके बाद भी केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। कुछ उद्योगपतियों के फायदे के लिए इन कानूनों को लागू किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों में खामियों पर भी किसानों से चर्चा करें और उनका दुख दर्द साझा किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री के कैबिनेट सहयोगी भी उपस्थित रहे और कृषि कानूनों के विकल्पों पर विचार विमर्श किया गया। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री 28 फरवरी को मेरठ में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को संबोधित करने का ऐलान कर चुके हैं। आगामी दिनों में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव वाली जगहों पर बीएसएफ के कम से कम 25,000 जवान तैनात किए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने विधानसभा चुनाव में आईटीबीपी, एसएसबी, एसआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ के 250 कंपनियों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। 75 कंपनियों को स्टैंड बाय मोड में रखा जाएगा। जिस राज्य में उनकी जरूरत होगी उन्हें वहां तैनात किया जाएगा। बंगाल में चुनाव की घोषणा से पहले ही शनिवार को सीपीएफ की 12 कंपनियां पहुंच गई हैं। अधिकारियों के अनुसार तो कंपनियां रेलगाड़ी से दुर्गापुर पहुंची। इनमें से एक कंपनी को बीरभूम और दूसरी कंपनी को बगुड़ा जिले में भेजा गया है। पश्चिम बंगाल, आसाम, पुडुचेरी और केरल के साथ साथ तमिलनाडु में इस वर्ष अप्रैल या मई के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण किया जा सके, इसके लिए सीपीएफ के जवानों की तैनाती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहा है, जिस वजह से चुनाव आयोग ने बंगाल में सीएफपीएफ की 125 कंपनियां भेजी हैं। तमिलनाडु में 35, असम में 40, पुडुचेरी में 10 और केरल में 30 कंपनियां भेजी जा रही हैं। सभी 5 राज्यों में किसी भी राज्य में चुनाव तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। उत्तराखंड में आई त्रासदी में तपोवन सुरंग से 5 शवों में से 4 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है। डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार अब तक 67 शव बरामद किए जा चुके हैं। चमोली में आई त्रासदी में न सिर्फ इंसानी मृत्यु हुई है बल्कि पशुओं की मृत्यु से भी भारी हानि हुई है। ऋषि गंगा में आई बाढ़ से अब तक 137 लोग लापता हैं, तो वहीं सुरंग में फंसे हुए करीब 35 मजदूरों को निकालने का काम चल रहा है। टनल से 26 शव निकाले जा चुके हैं, जिसमें से 24 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है। मजदूरों के शव टनल और आसपास के क्षेत्रों में नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार टनल में थोड़ा और आगे बढ़ा है काम, लेकिन अभी भी टनल पूरी तरह से खुला नहीं है। अधिकारियों के अनुसार आसपास का मलबा साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड में रविवार को 10:30 बजे नंदा देवी ग्लेशियर फटने की वजह से धौंधली गंगा नदी में विकराल बाढ़ आई थी। हादसे की चपेट में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे करीब 170 श्रमिक आए और सभी लापता हो गए। ग्लेशियर फटने से मची तबाही से कई पावर प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ा है। तपोवन, विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट इस बाढ़ में पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 206 लोग ऋषि गंगा आपदा में लापता हैं, जिसमें 26 शव बरामद किए गए हैं और सुरंग में 25 से 35 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड में रविवार को 10:30 बजे नंदा देवी ग्लेशियर फटने की वजह से धौंधली गंगा नदी में विकराल बाढ़ आई थी। हादसे की चपेट में सबसे पहले विद्युत परियोजना पर काम कर रहे 170 श्रमिक आए। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच हालात काफी सुधरने लगे हैं। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के बाद अब अन्य तनाव वाले क्षेत्रों से भी आपसी सहमति से उन्हें खाली करने पर चर्चा की गई। इस कड़ी में भारत और चीन के कोर कमांडरों की 10वें दौर की बैठक शनिवार को आयोजित की गई थी। बैठक सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी और देर रात 2 बजे तक समाप्त हुई। हालांकि इस बैठक का निष्कर्ष सकारात्मक निकला और वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन की तरफ स्थित क्षेत्र को खाली करने की पूरी हुई प्रक्रिया का दोनों पक्षों ने वास्तविक सत्यापन किया, जिसके बाद आपसी सहमति से दोनों कमांडर लद्दाख के 4 तनाव वाले क्षेत्र गोगरा, हॉट स्प्रिंग,
डेमचक और डेमसांग से सेना को पीछे हटाने के लिए रोड मैप पर लंबी चर्चा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों ने पैंगोंग झील की तर्ज पर इन इलाकों के भी आपसी सहमति से खाली करने पर रजामंदी व्यक्त की है। इन चारों इलाकों में स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है, लिहाजा 9 महीने से चल रहा सैन्य गतिरोध खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। समझौते के बाद उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों से अपने अपने सैनिकों को दोनों देशों ने वापस बुला लिया है और अन्य उपकरणों, बंकरों, अशस्त्र शस्त्रों एवं अन्य निर्माण को भी हटा लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10वीं दौर की वार्ता में मुख्य चर्चा अन्य इलाकों से भी वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर की गई। सुरक्षा बलों के हाथों एक बड़ी कामयाबी लगी है। श्रीनगर में कृष्णा ढाबा हमले के साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस और सेना ने आतंकी ठिकाने का भी पता लगा लिया है। संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों को आतंकी ठिकाने से 3 AK-56 राइफल, 2 चीनी पिस्तौल, 1 दूरबीन, 6 AK मैगजीन, 2 चीनी ग्रेनेड और अन्य सामान बरामद किया। आतंकियों की मौजूदगी सूचना मिलने पर संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें अनतांग के जंगल में अभियान के तहत आतंकियों का ठिकाना बरामद हुआ, जिसे संयुक्त टीम ने नष्ट कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग भी हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 आतंकी फरार हैं। आतंकियों को ढूंढने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आतंकियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिलहाल पुलिस आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। भारत में आज कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,264 मामले सामने आए हैं। तो वहीं 90 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई। 11,667 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। जहां टीकाकरण अभियान के बाद कोरोना के मामलों में गिरावट होने लगी थी, वहीं पिछले 7 दिन से लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इस अवधि के दौरान लगभग 1000 वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में भी संक्रमण प्रतिदिन फैल रहा है और मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में अब तक लगभग 1,99,10,000 लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं लगभग 1,56,000 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई है। लगभग 1,06,00,000 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। वहीं 1,10,85,143 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। 1 फरवरी को सेना द्वारा म्यांमार में तख्तापलट की घटना के बाद हालात प्रतिदिन खराब हो रहे हैं। नेताओं को हिरासत में लिए जाने से नागरिक काफी आक्रोश में हैं। नागरिक अपनी चुनी गई सरकार को बर्खास्त करने और अपनी पसंदीदा राष्ट्रीय अध्यक्ष और आंग सान सू की समेत अन्य नेताओं की रिहाई के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सैन्य सरकार ने इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए जटिल कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की पूरे विश्व में निंदा की जा रही है। सैन्य सरकार के खिलाफ म्यांमार के शहर मांडले में विरोध प्रदर्शन में सेना द्वारा की गई फायरिंग में 2 लोगों की मौत के बाद हालत बद से बदतर हो गए हैं। यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष जोसेफ बोरेल ने प्रदर्शनकारियों पर की गई फायरिंग की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, इस तरह की कार्रवाई को तुरंत रोका जाना चाहिए। इस सप्ताह पलट के कारण अमेरिका और कनाडा ने पहले ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है। अब ब्रिटेन भी प्रतिबंध को लागू कर रहा है। वहीं यदाना बोन पोर्ट के कर्मचारी भी अब सैन्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गए हैं। इसको रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए इस तरह के मुद्दे को विकिपीडिया पर सैन्य सरकार ने अपडेट करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सोनी सेंसरगा ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को बदलते दौर में सलाह देने के लिए एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है, जिसमें 7 सदस्य शामिल हैं।